हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसेट क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और हमारी डेली करंट अफेयर्स चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पर डे की इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। साथ साथ में से जोड़कर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई, अगर आपने नहीं देखी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, पूरी प्लेलिस्ट देखना और ये वीडियो भी आखिर तक देखना, क्योंकि सारे सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको भी मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर लो चैनल को। जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं उन सबकी पीपीटी और जो भी पीडीएफ होगी हम इसी पे अपलोड करेंगे, या फिर जितनी भी इंपॉर्टेंट जो भी डिस्कशन होगा हम लोग टेलीग्राम पे स्टार्ट करने वाले हैं। लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाकर चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब देखते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक जो हैं आज हमको कवर करने हैं, ठीक है? कौन-कौन से टॉपिक जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो सवाल है कि विच कंट्री रिसेंटली जॉइन्ड दी इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, यानी कि हाल ही में इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में कौन सा देश शामिल हुआ है। बात ये हुई है कि देखो, इंडो पैसिफिक जो रीजन है ना, उसमें जो है शांति लाने के लिए, उसमें जो है डिफेंस को जो है मजबूत करने के लिए, ताकि क्या होता है कि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी कोई हार्म ना हो, और इस क्षेत्र को जो है थोड़ा सा मजबूती प्रदान कर सकें। इसलिए जो है इस तरीके की एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये हमारे जो भारत है ना, उसके द्वारा इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि स्पेन ने ना इसको ज्वाइन करने की बात की है, कि स्पेन बोल रहा है कि मैं भी इस इनिशिएटिव का पार्ट बनना चाहता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, यानी कि स्पेन जो है इसमें शामिल होने की इसमें बात की गई है। देखते हैं डिटेल में। तो इसके बारे में समझते हैं, जो इनिशिएटिव है ना वो बेसिकली है क्या। तो यहाँ पर ना एक ये नॉन ट्रीटी बेस्ड है, ठीक है? इसका अर्थ समझ लेना कि ये नॉन ट्रीटी बेस्ड है वो क्या होता है। तो इसमें कोई संधि नहीं की गई है। बात ये है कि आप अगर स्वेच्छा से कोई भी देश आना चाहता है इस संस्था में, तो वो अपने आप को ज्वाइन करा सकता है। किसी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ट्रीटी करके आने की यहाँ पर उसमें बात नहीं की गई है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी, ठीक है? इसीलिए जो है ये एक ओपन अरेंजमेंट की यहाँ पर बात करता है, ठीक है? यहाँ पर ये बात हो गई, और यहाँ पर जो है ये प्रमोट करता है जो कोऑपरेशन है ना देशों के बीच में, वो यहाँ पर जो है ये प्रमोट करने की बात करता है कि आप आइए और अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन दीजिए, ताकि जो इस क्षेत्र को जो है मजबूत करने में आसानी मिल सके। इसलिए ये एक थोड़ी-सी इंपॉर्टेंट ट्रीटी हो जाती है कि किसी भी तरीके की कोई संधि इसमें नहीं की जा रही है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब इसके बारे में समझते हैं कि जो इनिशिएटिव है ना, बेसिकली इसका पर्पस क्या था और ये क्यों बनाया जाता है। तो इसको जो है बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा, जो कि 2019 में जो है इसको बनाने की बात करता है। कहाँ पर? एक ईस्ट एशिया समिट होती है बैंकॉक में, जो कि थाईलैंड में स्थित है। वहाँ पर जो है भारत कहता है कि इस तरीके के एक इनिशिएटिव को जो है वो लॉन्च किया जाएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात हो गई। सीधे-सीधे क्वेश्चन आएगा कि इसको किसके द्वारा बनाने की बात की गई, तो आपको बता देना है भारत के द्वारा की गई थी, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात है। फिर अगली बात करते हैं, तो ये बेसिकली भारत की एक सागर पहल थी। सागर पहल क्या थी? तो सागर पहल थी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है? यानी कि क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास की यहाँ पर बात करती है सागर पहल, जो कि 2015 में जो है लॉन्च की गई थी। और इस सागर पहल का उद्देश्य क्या था? तो समुद्रिक सुरक्षा और जो स्थिरता है ना उसको बढ़ाने की यहाँ पर बात करता है ये जो सागर पहल है, ठीक है? इसी का एक पार्ट था। इसी को बढ़ाते हुए, यानी कि इसी के टारगेट को जो है पूरा करते हुए, ये जो इनिशिएटिव थी आईपीओआई जो है वो उसको लॉन्च किया जाता है 2019 में भारत के द्वारा, ठीक है? अब इसके पिलर्स क्या हैं, यानी कि इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है ना, इसके पिलर की बात करते हैं, तो बेसिकली किन-किन मुद्दों पर जो है ये बात करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी की ये बात करता है कि किस तरीके से जो समुद्रिक सुरक्षा है ना, वो बढ़ाई जा सके, क्योंकि इन्वेजन होते हैं तो वो समुद्र के रास्ते भी होते हैं। किस तरीके से सबमरीन के रास्ते जो है, सबमरीन के माध्यम से जो है वो अटैक किए जा सकते हैं। तो इसलिए जो है ये बात करता है कि हम जो है एक मैरीटाइम सिक्योरिटी को जो है थोड़ा-सा बढ़ाएँ, क्योंकि बात ये होती है कि इसके साथ-साथ जो एक तो वॉर का खतरा तो होता ही है, लेकिन जब जो शिप जाते हैं, ठीक है, जिसमें सामान लोड होके जाता है, उसमें क्या होता है, समुद्री लुटेरे जो हैं वो भी जो है लूट-पाट करते हैं, ठीक है? तो इससे ना समुद्र की सुरक्षा जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो है मैरीटाइम इकोलॉजी की बात करता है, यानी किस तरीके से जो मैरीटाइम जो बायोडायवर्सिटी का जो जो लॉस हो रहा है, उसको बचाने की इसमें बात करता है कि हम जो है एक इनिशिएटिव लेके आए हैं ऐसी, कि जो मैरीटाइम बायोडायवर्सिटी है, इकोलॉजी है, उसको जो है वो कंट्रोल किया जा सके, उसको बचाया जा सके, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। इसके बाद जो है कैपेसिटी बिल्डिंग की ये बात करता है और रिसोर्स शेयरिंग की बात करता है, किस तरीके से कोई भी संसाधन का जो है उपयोग जो है वो सभी देश मिलके करें, सभी जो है समाज मिलके करे। इसलिए जो है ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की और मैनेजमेंट की यहाँ पर बात करता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट ये सारे फैक्ट है, इसके पिलर्स याद रखना, ये किन-किन बातों पर जो है ये बात करता है। थोड़ा-सा जानें कि हमने बार-बार इंडो पैसिफिक रीजन की बात करी है, तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लोकेशन हो सकती है, इससे आपसे डायरेक्टली सवाल बन सकते हैं। तो अगर हम इंडो पैसिफिक ओशियन रीजन की बात करते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, तो ये ना एक इंटरकनेक्टेड स्पेस है, जो कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का जो पार्ट है, ठीक है? अब यहाँ पर मैप में आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा किस तरीके से आप ये इंडियन ओशन देख रहे हैं, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है? देखिए ये जो पूरा क्षेत्र है,
ठीक है? यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्कल जो बना हुआ है, ये एक इंडो पैसिफिक रीजन के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि इंडियन ओशन और जो पैसिफिक ओशन है, दोनों एक-दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। अब ये कनेक्ट किसके द्वारा होते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके सवाल हो जाएगा। तो ये होते हैं मलक्का स्ट्रेट के द्वारा, ठीक है? जो मलक्का स्ट्रेट है ना, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिज़िएस्ट ट्रेड रूट्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि ये जो इंडियन ओशन है और जो पैसिफिक ओशन है, वो किसके द्वारा जुड़ते हैं? वो जुड़ते हैं मलक्का स्ट्रेट के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं, तो ये जो रीजन है ना, ये बेसिकली 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन का जो है यहाँ पर निवास स्थान है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हो गई। और ये कंट्रीब्यूट करता है 2/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है? आप यहाँ पर कंट्रीज़ के भी नाम देख सकते हैं कि इंडिया है, चाइना हो गया, जापान है, फिर उसके बाद जो है फिलीपींस, इंडोनेशिया, है ना? ये सारे ऑस्ट्रेलिया जो हो गया, फिर उसके बाद आसियान के जो भी कंट्रीज़ हैं, मैप में आप देख लेना, जितनी भी कंट्रीज़ होंगी आपको डिटेल में समझ में आ जाएँगी। तो इंडियन ओशन का जो रीजन था, हमने डिस्कस किया कि ये पार्ट होता है और इसमें क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ठीक? तो ये सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि हू हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025, यानी कि वर्ष 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, ठीक है? देखो बात यह है कि किसी भी तरीके के हथियार नियंत्रण को जो है लागू करते हैं, एक पीस एस्टेब्लिश करने की बात करते हैं, तो उस व्यक्ति को जो है ये अवार्ड मिलता है। हर साल दिया जा रहा है, इस बार भी जो है दिया गया है। वो किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है ग्रासा मैकेल को दिया गया है, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ग्रासा मार्शल को जो है ये अवार्ड दिया जाता है। देखते हैं इस अवार्ड के बारे में, क्योंकि अवार्ड्स एंड ऑनर्स से सवाल आपसे बनते हैं। पीसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। तो बेसिकली बात ये है, जो ग्रासा माचेल है ना, ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जो कि मोज़ाम्बिक की रहने वाली हैं, ठीक है? सीधे-सीधे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जो कि मोज़ाम्बिक में रहती हैं। आप यहाँ पर इनकी इमेज देख सकते हैं, इस तरीके से इनको आप समझ सकते हैं कि ये जो है एक पर्सनैलिटी, इन्हीं को अभी ये इंदिरा गांधी पीस अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है? अब इस अवार्ड के बारे में बात करें कि ये जो बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं अवार्ड, ये बेसिकली है क्या और ये क्यों ज़रूरी है? तो बात ये है कि ये जो इंदिरा गांधी जो पीस प्राइज़ है, इसको जो है 1985 में जो है वो एस्टैब्लिश किया जाता है कि इस तरीके से हम एक अवार्ड देंगे, किसके द्वारा? तो जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है ना, उसके द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है, ठीक है? इसके बाद जो है ये एनुअली जो है वो अवार्ड दिया जाता है, जो कि एक किसी इंडिविजुअल को मिल सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी ये दिया जा सकता है, ठीक है? इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी एक भी व्यक्ति को देंगे, आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को भी दे सकते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये डिस्टिंक्शन नहीं करता है, यानी कि फ़र्क नहीं करता है कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपका रेस क्या है, आपका धर्म क्या है, ठीक है? ये सारी बातों को जो है दरकिनार करके ये अवार्ड मिलता है। पर्पस और ऑब्जेक्टिव की बात कर लें कि ये क्यों दिया जाता है और किस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है ये अवार्ड दिया जाता है। तो बेसिकली इसका जो मेन पर्पस है इस अवार्ड का, ये जो है इंटरनेशनल पीस और डिसआर्मामेंट को जो है ये प्रमोट करना, ठीक? किस तरीके से जो है शांति बनी रहे पूरे विश्व में, और किसी भी तरीके के हथियारों का इस्तेमाल जो ना हो, जिससे कि जो है लोगों की जान जाती है, वो ना हो, ठीक है? इसके बाद जो है रेशियल इक्वालिटी को जो है प्रमोट करता है। उसके बाद गुडविल और जो हार्मनी है ना, वो नेशंस के मध्य जो है बनाने की यहाँ पर बात करता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये हो गया। इसके साथ-साथ में जो है जो साइंटिफिक डिस्कवरीज़ है ना, उसको भी जो है ये प्रमोट करता है कि किस तरीके से जो मॉडर्न नॉलेज है ना, वो स्प्रेड हो और ह्यूमन काइंड के लिए जो है एक फ़ायदेमंद चीज़ निकल के सामने आए, ठीक है? तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल देख लेते हैं, तो कि व्हिच सिटी हैज़ बिकम उत्तर प्रदेश फर्स्ट ज़ीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी, यानी कि उत्तर प्रदेश का कौन-सा पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बन चुका है, शहर बन चुका है। तो बेसिकली बात है कि यूपी की जो राजधानी है लखनऊ, उसने एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। ये ऐसी पहली सिटी बन गई है जो कि जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी के रूप में जानी जाएगी। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि जो खुले में जो कचरा जो फेंकने की आदत होती है ना, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो है वैज्ञानिक तरीके से जो है प्रोसेस करके पूरे तरीके से जो कचरे को जो है खत्म करने की यहाँ पे बात की गई है। यानी कि साइंटिफिक जो मेज़रमेंट का, साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज़ करके, तो कचरा जो वेस्ट मैनेजमेंट है, उसको जो है वो खत्म करने की बात की गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी लखनऊ जो है इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे आगे। तो बेसिकली बात ये है, जैसे हमने बात ही करी कि जो अचीव कर लिया है लखनऊ ने कि 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, यानी कि 100% जो है वो साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट करा जाएगा यहाँ पर। किसी भी तरीके से खुले में कचरे फेंकने की अब ज़रूरत नहीं होगी। इससे क्या होगा? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन होगा। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसके साथ ही जो है ये बेसिकली एक मॉडल के रूप में बन के आ गया है सामने लखनऊ, कि किस तरीके से जो है वो सस्टेनेबल अर्बन वेस्ट का जो है वो मैनेजमेंट किया जाएगा। इससे क्या होगा? अदर सिटीज़ जो है वो सीखेंगी, समझेंगी और वो अपने-अपने सिटीज़ में भी जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगी, ठीक है? इंपॉर्टेंट था, यूपी पीसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। चाहे आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं या फिर आपसे मेंस में भी इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हो, किस तरीके से यूपी का जो मॉडल है वो और सिटीज़ के लिए भी एक
एग्जाम्पल के रूप में सामने आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है कि व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026, यानी कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है ना, उसकी मजबूती को देखते हुए एक इंडेक्स निकाली गई कि किस तरीके से जो है वो किस देश में कितना जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्ट्रक्चर मजबूत है, क्या-क्या चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं। तो इसी बेसिस पे जो है एक रैंकिंग प्रोवाइड की गई, जो कि जो मेन जो एशिया की जो 11 जो मेन जो इकोनॉमी है, उनको डिस्कस करते हुए उनके नंबर को देखते हुए ये रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। तो भारत का कौन-सा स्थान आया है? तो भारत का स्थान आया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छठा स्थान जो है भारत ने हासिल किया है। देखते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली बात ये है कि इंडिया जो है वो 6th स्थान पर आई है, जो कि 11 एशियन इकोनॉमीज़ के बीच में जो है एक रैंकिंग प्रोवाइड की गई थी, जिसका नाम था एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026, ठीक है, जिसको शॉर्ट में एएमआई भी बोल देते हैं। ये रैंकिंग दर्शाती है ना कि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, उसमें कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो मजबूत करने की जो है आवश्यकता है। ठीक है, इसके साथ में जो है ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, तो ये डेज़ान शिरा एसोसिएट्स जो है एक पैन एशियन मार्केट एंट्री एडवाइजरी फर्म है, उसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, तो आप इसका नाम बता सकते हैं कि इसके द्वारा प्रकाशित की गई है। इस इंडेक्स का पर्पस क्या है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? तो ये इंडेक्स जो है वो एशिया के मैन्युफैक्चरिंग हब के प्रदर्शन का तुलनात्मक रूप से जो है मूल्यांकन करती है। और इसके साथ-साथ में जो है इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है ना, वो ये समझ पाते हैं कि किस तरीके से एशिया में जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्या-क्या चीज़ें हैं जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, कहाँ पर उनके लिए इन्वेस्ट करना आसान हो सकता है, कौन-सी ऐसी कंट्री है जो मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म प्रदान कर रही है, इसीलिए जो है एक इम्पोर्टेंट रैंकिंग हो जाएगी, ठीक है? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि व्हिच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर अनाउंस हर रिटायरमेंट आफ्टर अ हिस्टोरिक करियर एंड प्रोलॉन्ग्ड इंजरी बैटल, ठीक है? बात ये है कि हमारे देश की बहुत जो है वो नायाब बैडमिंटन खिलाड़ी रही हैं, इनका नाम है सानिया नेहवाल जी, ठीक है? इन्होंने जो है अभी रिसेंटली अभी संन्यास ले लिया है बैडमिंटन से, तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट जो है हमारी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, आपसे सवाल बन सकता है। तो इन्होंने भी बेसिकली इनको इंजरी हुई, उसमें जो इन्होंने कई बार कोशिश करी कि वो रिकवर हो जाएँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाई, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो है रिटायरमेंट लेना ही सही होगा। इसी के चलते उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट बात हो गई। इनके बारे में थोड़ा समझ लो कि इनने क्या-क्या अचीवमेंट भारत के लिए हासिल की हैं। तो इन्होंने जो है लंदन ओलंपिक जो हुआ था 2012 में, उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब वो किस कैटेगरी में जीता था? तो वो जीता था वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन कैटेगरी में, ठीक है? एक बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट होती है, आप यहाँ पर एक इमेज देख सकते हैं, ये कितनी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है आपके लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसेंटली डायरेक्टेड द अपस्केलिंग ऑफ विच ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने किस पारंपरिक डेयरी उत्पाद के उन्नयन के निर्देश दिए हैं। तो ये उत्पाद कौन सा है? तो ये उत्पाद है कलाड़ी, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी याद रखना, जम्मू कश्मीर का कलाड़ी जो है, यहाँ पर इसके अप स्केलिंग की यहाँ पर बात की जाती है। तो बेसिकली जो है ये एक ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट है, जो जम्मू कश्मीर का उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से ये दिखता है, ठीक है? तो ये एक डेयरी प्रोडक्ट है, इंपॉर्टेंट एक हमारे लिए ये प्रोडक्ट हो जाएगा। और ये पहल जो है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना, उस योजना के अनुरूप है, यानी कि इसका उद्देश्य है कि स्थानीय उत्पादों का मूल्य संवर्धन और बाजार विस्तार करना, यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंट एक उद्देश्य है, ठीक है? इम्पोर्टेंट था आपके लिए। अब इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल जान लेते हैं कि ये क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये बेसिकली किसके द्वारा बनता है, तो ये जो फुल फैट मिल्क होता है ना, फुल क्रीम दूध, उसका यूज़ करके इसको बनाया जाता है। और इसके बाद जो है इसको मोज़रेला ऑफ जम्मू भी बोला जाता है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपसे सीधे से पूछ लेगा मोज़रेला ऑफ जम्मू किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कलाड़ी जो है डिश है, उसको जो है ये बोला जाता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद जो है इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट आपके लिए एक प्रोडक्ट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर एक कलाड़ी नामक जो है उत्पाद जो होता है, जिसको दूध से बनाया जाता है, ठीक है? पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि व्हिच स्टेट पुलिस लॉन्च ऑपरेशन प्रहार, यानी कि ऑपरेशन प्रहार किस राज्य पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पंजाब पुलिस ने बेसिकली जो गैंगस्टर हैं, पंजाब में जो गैंगस्टर का जो सर्कल बढ़ता चला जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम था ऑपरेशन प्रहार। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, पंजाब जो है इसका राइट आंसर है। देखते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली पंजाब पुलिस ने इसको लॉन्च किया जाता है, और जो 72 घंटे का जो है एक लार्ज स्केल यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसमें जो है टारगेट किया जाता है गैंगस्टर है ना, और जो ऑर्गेनाइज़ क्रिमिनल हैं, क्राइम है, उनको जो है टारगेट किया जाता है, ठीक है? इसमें जो है बेसिकली डिक्लेयर वॉर कर दी जाती है, वॉर लाइक जो है एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि किस तरीके से जो गैंगस्टर जो वहाँ पे पनप रहे हैं, उनको खत्म करने का पूरा-पूरा प्लान बनाया जाता है। इस ऑपरेशन के माध्यम से उनको पूरी तरीके से खत्म करने की यहाँ बात की जाती है, ठीक है? इंपॉर्टेंट हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल है कि हू रिलीज़ द हिंदी एडिशन ऑफ Palanivellu Guts, The Autobiography of Dr. C.
पलानीवेलु, ठीक है? यानी कि पलानीवेलु गट्स का हिंदी संस्करण किसने जारी किया है? तो अभी हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं सी राधाकृष्णन जी, ठीक है? उन्होंने जो है इस तरीके की एक बुक को जो है वो प्रकाशित किया है, जो कि डॉक्टर सी पलानीवेलु जो है ना उनकी बायोग्राफी है, यानी कि उनकी आत्मकथा है, ठीक है? देखते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली क्या हुआ है कि पलानीवेलु गट्स नाम याद रखना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये बेसिकली जो बुक है ना, ये पलानीवेलु के बारे में जो है बताती है कि किस तरीके से उन्होंने जो भारत के चिकित्सा क्षेत्र में क्या-क्या योगदान दिए हैं। उन्होंने भारत में ना बेसिकली तो लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी का जो है उन्होंने प्रमोट किया था, ठीक है? शुरुआती उपयोगकर्ता के रूप में ये माने जाते हैं। इसके बाद में इन्होंने जो है लैप्रोस्कोपिक जो सर्जरी है ना, वो 1991 में कोयंबटूर में जो है स्टार्ट करते हैं और पहला जो है साउथ इंडिया में ऐसा सेंटर बनाते हैं, ठीक है? इसके बाद जो है इन्होंने जो है सर्जिकल प्रैक्टिस में भी जो है काफ़ी ज़्यादा क्रांति लेके आए हैं। इसीलिए जो है इस तरीके से इनके नाम पे जो है बुक निकाली गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि व्हिच कंट्रीज़ पार्टिसिपेटेड इन 17th एडिशन ऑफ ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती, यानी कि 17वां द्विपक्षीय कोस्ट गार्ड अभ्यास दोस्ती किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है सवाल। पीसीएस में तो डायरेक्टली आपसे सवाल बनेगा कि कब स्टार्ट हुआ है, किसके मध्य स्टार्ट हुआ है, क्यों हुआ है और इसकी डेट भी पूछ सकता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना कि डेट भी अब पूछी जाने लग गई है, इसलिए डेट को भी थोड़ा-सा हम देखते चलेंगे कि कौन-कौन सी डेट, अगर जो इम्पोर्टेंट डेट होंगी बस उनको ही पढ़ेंगे, सारी डेट्स रटने की बात नहीं है। जो-जो इम्पोर्टेंट हो सकती है या फिर जिनसे हमको लग सकता है कि ये सवाल पूछा जा सकता है, उसको हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो बेसिकली बात ये है कि सबसे पहले याद रखो, ये जो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज़ है, ठीक है? आपसे स्टेटमेंट वाइज़ अगर आपसे क्वेश्चन बनेंगे, तो जो बायलैटरल बोल देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज़ है। फिर इसके बाद जो है ये बोल सकता है कि इंडियन नेवी जो है इसको कंडक्ट किया था, तो नहीं किया था, किसने किया था? तो ये बेसिकली कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज़ है, ये भी याद रखना, ठीक है? आपसे सीधे-सीधे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब इसमें कौन-कौन सी कंट्री जो है वो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वो याद रख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडिया, श्रीलंका और मालदीव ने मिलके जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट की है। देखते हैं एक्सरसाइज के बारे में। तो ये इवेंट जो है अभी 19 जनवरी को जो है ये संपन्न होता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात हो गई। जो इसका होस्ट कौन था? तो इसका होस्ट है मालदीव के द्वारा जो है ये होस्ट किया जा रहा था। 17 जनवरी से जो है ये स्टार्ट होता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात हो गई। यानी कि 17 से 19 जनवरी के मध्य जो है इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है। डेट याद रखना। इसमें कौन-कौन सी कंट्रीज़ थी? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव इसमें शामिल होती थी। फोकस एरिया बेसिकली क्या था? ये एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी, यानी कि इसमें ट्रेन किया जा रहा था जो कोस्ट गार्ड हैं उनको कि किस तरीके से जो है सिचुएशंस को जो हैंडल करना है, ठीक है? इसके बाद जो है ये कोऑर्डिनेशन बनाने की बात की गई थी कि जो मैरीटाइम फोर्सेस है ना, उनके बीच में एक सामंजस्य बैठे, वो जो है एक-दूसरे की जो मदद कर पाएँ टाइमली और एक-दूसरे से सीख पाएँ कि कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं, कहाँ-कहाँ पे लैक हो रही हैं, उसको जो है अच्छे से आगे बढ़ाने की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है? इसके बाद इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की यहाँ पे बात हो रही है कि जिससे कि जो है जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है ना, वो थोड़ी-सी स्ट्रेंथन कर पाएँ, ठीक है? इसका ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इंटरऑपरेबिलिटी जो है बढ़ाने की बात करता है और कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म को बढ़ाने की यहाँ पे बात करता है, ठीक है? इसमें कौन-कौन से जो हैं ऐसे पिलर्स भी थे जो नॉन ट्रेडिशनल थे, उसमें कौन-कौन से पिलर्स पे जो है यहाँ पर काम किया गया, तो इसमें पॉल्यूशन रिस्पॉन्स की बात की गई, ठीक है? और इल्लीगल जो एक्टिविटीज़ होती हैं समुद्र में, उसको जो है रोकने की इसमें बात करते हैं। इसके बाद जो है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को जो है चलाया गया, किस तरीके से कई बार देखते हैं कि इस तरह के ऑपरेशन चलते हैं, तो ये सीखने के लिए जो है इस तरीके के जो एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।